कोई हमसे दुश्मनी मानता है, हम सीधे सीधे उससे लोहा लेते हैं, और जब भी बात आती है अपने देश की रक्षा करने की तो मतलब हौसला सातवें आसमान पे होता है ना, खून उबाल मारता है सर। तो उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वसीम जी, अगर हकीकत में कहिए तो उस जज्बे को बयां करना जी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। पर हाँ, ये तो है कि उतनी वक्त करो या मरो ही नज़र आता है और कुछ नज़र आता नहीं। अब हमारा एक तो बहुत प्यारा दोस्त था और हमारे साथ ही था, स्कूल में भी था, हम लोग साथ ही में एनडीए में गए, आईएमए में गए, साथ ही कमीशन पाया और हम लोग एक ही रेजिमेंट में गए। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो फर्स्ट बटालियन उस जेएनके राइफल में गया, हम सेकेंड बटालियन में गए। उसकी बटालियन बांग्लादेश ऑपरेशन में हिस्सा ली और हम पश्चिम वाले फ्रंट पे थे और वहाँ पे वो खुलना की लड़ाई में शहीद हो गया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है। अग्नि परीक्षा जो चुनावी कार्यक्रम है हमारा, उसको कवरेज करते करते हम लोग कुशीनगर ज़िले में पहुँचे हैं। अरवली बाज़ार है, उसके गांव में मैं बैठा हूं। शाम का वक्त है और आपको बता दूं कि हमारे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिसके बारे में बताने से पहले ही मेरे अंदर उनके लिए मतलब इतना सम्मान उमड़ पड़ रहा है। जब आप सुनेंगे उनके बारे में तो निश्चित तौर पे आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ओम प्रकाश सिंह जी। इन्होंने 1971 के वार में हिस्सा लिया। उस जंग के भी बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उस दौर में और आज के दौर में पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया है, लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि देश का पहला सैनिक स्कूल, आप सभी ने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, जिक्र आ ही जाता है सैनिक स्कूल का। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जान पाते होंगे या नहीं जानते होंगे कि आखिर सैनिक स्कूल होता क्या है, कैसे ये चलता है, इसमें किस तरह की सुविधाएं होती हैं, किस तरह से सैनिक तैयार किए जाते हैं देश के लिए। तो इन्हीं सब बातों पे आपसे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश के पहले सैनिक स्कूल से आप पढ़ करके निकले हैं। उसको किसने बनवाया, कब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी आपने जी है, फिर वहाँ से आप सेना में कैसे गए, इन तमाम बिंदुओं पे आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू वसीम जी। सर, सैनिक स्कूल का जिक्र मैंने बताया जैसे कि बहुत कम लोग जानते होंगे। नाम तो अमूमन सभी सुनते हैं सैनिक स्कूल, लेकिन वहाँ तक का सफ़र बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा सर पहले उस पर कुछ बात हो जाए, क्योंकि आम स्कूल और सैनिक स्कूल में क्या अंतर होता है? देखिए, आम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो सबसे बड़ा जो हमारी नज़र में फ़र्क है कि उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं होता जी। वो पढ़ाई ज़रूर करता है, पर किस लिए पढ़ाई कर रहा है वो उसके सामने नहीं होता। और यही चीज़ सैनिक स्कूल में एक उद्देश्य के साथ होती है। सैनिक स्कूल एक फीडर इंस्टीट्यूशन जैसे काम करता है, जहाँ से बच्चों को तैयार किया जाता है कि आगे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएं और देश की रक्षा सेनाओं में अपनी जगह बनाएं। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो हमको यही नज़र आता है। और दूसरे ढेर सारे फ़र्क हैं। सैनिक स्कूल में जाइएगा तो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है और बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि अनुशासन शुरू से ही बच्चों में भरा जाता है। सैनिक स्कूल में इस उम्र में लोग जाते हैं जब वो मोल्डिंग टाइम होता है। जैसे कोई कच्चा मिट्टी आप ले लीजिए और उसको जैसा चाहिए शेप दे दीजिए आप। तो बच्चे का भी वही हाल होता है जब वो जाता है 10, 11, 12 साल की उम्र में। तो जब उस माहौल में जाता है तो शुरू से ही वो उस माहौल के लिए ढल जाता है। सबसे बड़ा फ़र्क तो हमको यही नज़र आता है। जी। तो सर, जैसा कि आपसे बातचीत जब हम लोग कर रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि देश का पहला स्कूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना, सैनिक स्कूल। तो क्या थे उसके बनने की कहानी सर, और उसके पीछे का क्या मामला क्या था? वसीम जी, यूपी सैनिक स्कूल जुलाई 1960 में शुरू हुआ था और मुझे बड़ा फ़ख्र है आपको बताते हुए कि उस स्कूल का मैं पहले बैच का
स्टूडेंट रहा हूँ, कैडेट रहा हूँ। क्या बात है। और मेरा स्कूल नंबर 5 है। और उस बैच में सिर्फ 50 लड़के ही लिए गए थे पूरे यूपी से। अच्छा, फर्स्ट बैच में। फर्स्ट बैच में। और जब हम लोग स्कूल ज्वाइन किए तब हमको ये ज्ञान हुआ कि इस स्कूल को चलाने के पीछे कौन से लोग थे, कौन सी शख्सियत थी और उनके विचार क्या थे उसके बारे में। उस ज़माने में यूपी के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संपूर्णानंद हुआ करते थे, जो अपने आप में ही बहुत विशिष्ट और बहुत विद्वान आदमी थे। वो हम लोगों से बहुत ही जुड़े हुए थे, क्योंकि सैनिक स्कूल उन्हीं का ही देन था, उन्हीं की ही सोच थी। तो अक्सर वो हम लोगों को अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में भी बुला लिया करते थे और इनफॉर्मल बातचीत में कई बार उन्होंने जिक्र किया कि जब वो देश पे, नेशनल लेवल पे मीटिंग्स में जाते थे और दूसरे प्रदेश के नेताओं से मिलते जुलते थे और चर्चा होती थी, तो लोग अक्सर इसका जिक्र करते थे कि यूपी का रिप्रेजेंटेशन हमारी रक्षा सेनाओं में तकरीबन नग्न है, और ख़ास तौर से ऑफिसर लेवल पे। तो उनका यह कहना था कि हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा है क्यों। लोगों ने बताया, हम सन 60 की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में हम लोग को आज़ाद हुए मुश्किल से 12-13 साल हुए थे। गरीबी बहुत ज़्यादा थी यूपी में, ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और लोगों के पास इतनी सुविधा या संसाधन नहीं थे कि बाहर जाके सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, ऐसी शिक्षा दिलवाएं कि आगे बढ़ के वो इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें सफलतापूर्वक और आगे बढ़ें। तो इन सब बातों के माध्यम से उनके अंदर ये विचार आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में खोलें और उसको हम सरकारी तौर से माने सब्सिडाइज करें, मदद के तौर से, क्योंकि लोग अगर गरीब हैं तो शायद हो सकता है उतनी फीस ना दे पाएँ। तो हमको जो याद आता, हम बताएं आपको, उस ज़माने में 50% फीस पेरेंट्स देते थे और 50% यूपी गवर्नमेंट देती थी, और उसी से एक कैडेट का पूरा खर्च, उसमें सब कुछ ही शामिल होता था, कपड़े लत्ते से लेके उनकी पढ़ाई की चीज़ें, रहना, खाना पीना, सब कुछ। यानी स्कूल के गेट के अंदर आ गए आप, बाकी सारा काम स्कूल का। जी जी, सही कह रहे हैं आप। स्कूल के गेट के अंदर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती थी कि पहुंचा दीजिए, और उसके बाद स्कूल सब कुछ A to Z देखभाल करता था। तो इस विचार के साथ उन्होंने इस स्कूल को शुरू किया, और मुझे बहुत ही घमंड होता है या फ़ख्र होता है, कहिए, आज के तारीख में हमारा स्कूल या हमारे स्कूल के कैडेट्स इतनी ऊंची ऊंची, कम से कम हम लोग आधा दर्जन से ज़्यादा तो जनरल हम लोग दे चुके फ़ौज को। क्या बात। हमारे हमारे स्कूल से। तो पहले कहा जाता था यूपी के लोग नहीं आते। जी, पर आज उल्टा हो गया। पहले पंजाब हर घर से एक सैनिक होता था, एक ऑफिसर होता था। आज हम लोगों ने वो जगह ले ली है, और यूपी का जो परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फौज में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, और आज की तारीख में तो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हम लोग, और बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे प्रदेश के लिए और हम सब के लिए। तो अभी तक कितने सर सैनिक स्कूल होंगे उत्तर प्रदेश में खास करके? फिलहाल उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद घोड़ाखाल में केंद्रीय सरकार ने सैनिक स्कूल खोला था, पर जब राज्य का विभाजन हुआ तो घोड़ाखाल उत्तराखंड में चला गया, और सिर्फ लखनऊ सैनिक स्कूल ही यूपी में बचा। पर आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि अभी आज के जो मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय योगी जी हैं, जी। उन्होंने एक स्कूल अभी गोरखपुर में खोलने का निर्णय लिया है, और उसका शायद शिलान्यास भी हो गया है, और बहुत जल्द हो सकता है अगले सत्र से वो उसमें पठन पाठन और बाकी प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाए। और उसके अलावा जो हमारे पास समाचार है, केंद्र की तरफ से भी तकरीबन 3 सैनिक स्कूल और यूपी के अंदर खोलने का प्रस्ताव है, या शायद काम शुरू हो गया।
हमारी जानकारी के मुताबिक एक तो झांसी में, एक अमेठी में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद मेरठ या उसी के आजू बाजू खुलने वाले हैं। तो ये सब लेके हम लोग के पास तकरीबन 5 सैनिक स्कूल हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे जी। तो सर आप सैनिक स्कूल के बाद फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए? जी हाँ, जी हाँ। हमको याद है कि जब हम लोगों ने तकरीबन पढ़ाई सैनिक स्कूल में पूरी कर ली तो हम लोग में एक उत्साह था, जैसे हमने कहा कि हम लोग एक उद्देश्य के साथ जाते हैं सैनिक स्कूल में कि आगे चल के हमको फौज में जाना है और देश की सेवा करना है। तो हम बात कर रहे थे नेशनल एनडीए में जाने के लिए। तो उसके लिए जोश ये था कि तैयारी करना, यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं और पूरे देश के लोग उसमें आते हैं। बड़े ज़ोर शोर से हम लोगों ने तैयारी की और हमारे जो टीचर्स थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे उस ज़माने में, हमारे सैनिक स्कूल के बहुत ही कमिटेड ऑफिसर थे, कर्नल HRS डेनियल। तो उनकी मेहनत और टीचर्स के सहयोग से हम लोगों ने तैयारी किया और यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया। एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर एसएसबी होता है, मेडिकल होता है और इन सब चीज़ों में उत्तीर्ण अगर हो जाइए तो फिर मेरिट बनता है। जी। और अगर मेरिट में आप आ गए तो फिर आपका कॉल लेटर आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और ऊपर वाले की मेहरबानी से हम उसमें सफलता पाए और हम 1965 में हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ज्वाइन किया। अच्छा। वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उसको पूरा करने के बाद फिर हम लोग को 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आना पड़ता है और यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग मिलती है और यहीं से हम लोगों का दीक्षांत समारोह होता है और हम लोग कमीशन पाके अपने अपने अलॉटेड रेजिमेंट और बटालियन को ज्वाइन करते हैं। और सर कोई वार वगैरह में भी आपने पार्टिसिपेट किया हो अगर तो बताएं हमारे दर्शकों को। जी, ये हमारा सौभाग्य था कि जब हम कमीशन पाए तो उन दिनों कहिए कि ये लड़ाई के बादल मंडरा ही रहे थे और 71 आते आते माहौल इतने बिगड़ गए कि बस ये था कि कब हो जाए वॉर। और वो दिन मेरे को याद आता है 3 दिसंबर 1971 कि शाम को वो शुरुआत हो ही गई। हाँ, तो उस वॉर में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम JNK सेक्टर में, छम सेक्टर में तैनात थे उस ज़माने में। वहाँ पे हमने वो लड़ाई देखी। जी। आपने लड़ाई देखी? जी। तो सर कैसा था वो लड़ाई का रोमांच, कैसा था अगर आप बताना चाहें तो? वो शाम हमको बहुत याद है कि जब कोई हमसे दुश्मनी मानता है हम सीधे सीधे उससे लोहा लेते हैं और जब भी बात आती है अपने देश की रक्षा करने की तो मतलब हौसला 7वें आसमान पे होता है ना, खून उबाल मारता है सर। तो उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वसीम जी, अगर हकीकत में कहिए तो उस जज्बे को बयां करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हाँ ये तो है कि उतनी वक्त करो या मरो ही नज़र आता है और कुछ नज़र आता नहीं। और वो शाम हमको याद है, हम लोग खैर लड़ाई की तैयारी तो थी, सब लोग तैनात थे और अचानक चारों तरफ से गोलियां तड़ 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 और गोले गिरने शुरू हुए और रात का समय था और हम लोग बाहर देखे आगे तो बस शोले ही शोले नज़र आते थे चारों तरफ। आपने वो नज़ारा, खैर वो मौका नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जैसे MMG का फायर, LMG का फायर जाता है, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं ये, उनका फायर जाता है तो उसमें एक चीज़ होता है, ट्रेसर राउंड्स होते हैं। जैसे आम बुलेट होती है और एक ट्रेसर राउंड्स होते हैं। बुलेट तो वो भी होता है पर वो फायर होने के बाद बिल्कुल शोले माफिक जाता है, वो बुलेट शोले माफिक जलती हुई जाती है। तो उससे हमको नज़र आता है कि हमारी मार जा कहाँ रही है, सही टारगेट पे जा रही है या ट्रेस करते हुए जा रही है। हाँ, तो वो बिल्कुल नज़र आती है कि हाँ इलाके में, हमारे दुश्मन के इलाके में गया। तो चारों तरफ वही नज़ारा था, बस जहाँ बम फटा धड़ाम, जैसे आप दिवाली में बड़ा सा बम चला दीजिए
है तो समझिए उसका नज़ारा क्या होगा। सैकड़ों बम गिर रहे हैं, गोलियां हज़ारों की तादाद में फायर हो रही हैं, तो एक अजीब ही तरह का रोमांच था। तो सर आपने दीपावली के पटाखे का नाम लिया, एक छोटा सा पटाखा भी धमाका करता है तो आदमी दौड़ के भागने की कोशिश करता है, और वहाँ तो फिर जान जाने का खतरा, देश के लिए मतलब लड़ाई लड़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है दुश्मन से, तमाम चीज़ें होती। खैर सर क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी सोच ऐसी थी कि 1960 में इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में, जिसमें आप जैसे लोग गए सैनिक स्कूल में, वहाँ से तराशे गए, फिर एनडीए में आप ज्वाइन करते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है और तमाम चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो क्या सोच थी सर उस दौर में और आज के दौर में क्या परिवर्तन आया है जहाँ से हम चले थे सर? जैसे आपने कहा कि देश को आज़ाद हुए 10-12 साल ही हुए थे जब संपूर्णानंद तिवारी जी ने उस चीज़ को बनवाया, उस चीज़ को सोचा, तो जहाँ से हम चले थे सर आज जहाँ पे हैं उसमें कितना फ़र्क महसूस करते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब के लोग हमारी नज़र में बहुत ही कमिटेड लोग थे और वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति जो उनकी भावनाएं थीं वो बड़ी ईमानदार थीं। उनकी सोच बड़ी ईमानदार थी। आज बिल्कुल से उल्टा हो गया। आज हम पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये हमारा तजुर्बा रहा है जी जी कि आज का आदमी, उसके मुंह से आप कभी सुनेंगे ही नहीं कि हमारा देश है, हमारा ये है, सबसे पहले क्या, तो क्या सबसे पहले हम। इस तरह की जो सोच है उसने बिल्कुल से जिंदगी की पूरी शैली ही बदल दी और जिसका असर आज दिखाई दे रहा है, समाज पे दिखाई दे रहा है, देश पे दिखाई दे रहा है। पहले के समय में सर जब आप गए तब इस तरह से जैसे आज पैसे मिलते हैं वो भी नहीं था कि चलो एक बहाना ये भी कर लें कि चलो पैसे वगैरह या नौकरी के लिए गए। उस वक्त तो बहुत सीमित मात्रा में कुछ तनख्वाह वगैरह रही होगी। सिर्फ मुझे लगता है कि देश भावना से प्रेरित होकर के ही आप लोग गए होंगे उस वक्त। जी जी, उस वक्त फौज में जाना एक फ़ख्र की बात होती थी और कमीशन ऑफिसर बनना तो खैर बहुत ही बड़ी बात थी। पैसा तो था ही नहीं। अब उस ज़माने में जो क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर होते थे, खाली आर्मी के नहीं, आर्मी या सिविल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको बताएं 400 रुपये बेसिक तनख्वाह होती थी। 400। हमने 400 रुपये बेसिक तनख्वाह में सेकेंड लेफ्टिनेंट की नौकरी शुरू की। आज तो सबसे पहले लोग रिटर्न देखते हैं कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारे क्या रिटर्न्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल सही बात जी, और उस ज़माने में ऐसा कुछ कोई भावना नहीं थी। भावना अपना तो ऐसा कि सीएम हाउस में सीएम बुला लेते थे, है ना, सैनिक स्कूल के बच्चों को संवाद करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। कोई ऐसा किस्सा हो सर बचपन का सैनिक स्कूल का जो बताना चाहें, जो हमारे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम दे, ऐसा कुछ घटा हो जिंदगी में? नहीं, आपको हम बताते हैं। हमने अपने प्रिंसिपल साहब की बात की, कर्नल HRH डेनियल। उनकी कर्तव्य परायणता या उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोगों के साथ, कैडेट्स के साथ किस लेवल का था, उसको मैं एक चीज़ से दर्शाता हूँ। वो हर चीज़ आउट ऑफ वे जाके सोचते थे और करते थे। हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट थे और इंग्लिश लिटरेचर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। और एक जो हमारा एक बुक थी, एक किताब थी, वो मैकबेथ शेक्सपियर की प्लेस के ऊपर थी। और इत्तेफाक था जिस साल में हमको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना था, ICSE का एग्ज़ाम था, लखनऊ में ये मैकबेथ पिक्चर ही आ गई क्या एक। और प्रिंसिपल साहब की ये सोच थी कि उन्होंने फ़ौरन ह्यूमैनिटीज़ वाले ग्रुप वाले बच्चों को स्कूल की गाड़ी से टिकट कटाया स्कूल की तरफ से और हम लोग को भेजा, जाओ देख के आओ। हम लोग पिक्चर देख के आए और वो पिक्चर देखने के बाद उस किताब की जितनी भी कैरेक्टर्स थे या जो भी कहानी थी, इस तरह से हम लोग में अंकित हुई कि फिर शायद
उस तरह से हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे याद हो गया। विजुअल सारे सामने। ये एक बात बताता हूँ। और दूसरा देखिए उन्होंने कैसे हम लोगों को ट्रेन किया। उन्होंने एक ऑनर कमेटी बनाई हमारे स्कूल में, जो कि सिर्फ हमारे कैडेट्स जो अपॉइंटमेंट्स थे, जैसे स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन, और एक स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव होता था। स्कूल क्या 50 लड़के थे टोटल। तो वो ऑनर कमेटी जो प्रिंसिपल ने गठित की, वो सिर्फ इसलिए कि हम में ये भावना हो कि किसी परिस्थिति या किसी समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। और जो भी लड़का कोई बदमाशी करता पकड़ा जाता था एक सीरियस, तो वो प्रिंसिपल साहब उसका डिसीजन नहीं करते थे, उसको रेफर किया जाता था ऑनर कमेटी को। तो ये ऑनर कमेटी एक कोर्ट जैसे बैठती थी और एक टीचर साथ में बैठता था। वो इसलिए कि जो कोई आता है कैडेट पूछताछ के लिए कमेटी के सामने, तो इनडिसिप्लिन ना करे, मिसबिहेव ना करे, इस वजह से वो टीचर रहता था। वो बोलता नहीं था, सिर्फ यही अनुशासन देखने के लिए। वरना सिर्फ जो जांच पड़ताल, पूछताछ जो भी होता था ऑनर कमेटी के मेंबर्स करते थे। और उसमें गवाह, उसमें जो भी जैसे कोर्ट में होता है वो सारी प्रक्रिया चलती थी। और सारी प्रक्रिया जी, और आखिरी में उस केस का जजमेंट ऑनर कमेटी ही प्रोनाउंस करती थी। और उस जजमेंट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता था और प्रिंसिपल उसका अनुमोदन करते थे। और फिर उस जजमेंट को स्कूल असेंबली में सुनाया जाता था और उसको कैरी आउट किया जा सकता। तो देश के पहले सैनिक स्कूल में सर आप पढ़े और पहला बैच भी उसमें आप शामिल रहे सर। और आपने बताया कि जैसे उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ये सैनिक स्कूल बनवाया, देश का पहला। फिर उसके बाद तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी तमाम सैनिक स्कूल खोले गए। सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी प्रिंसिपल फौज से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब स्टाफ फौज का है। और टीचर्स जरूर सिविलियन हैं, क्लास 4 एम्प्लॉय सिविलियन हैं। यही सेंट्रल स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव सैनिक स्कूल है उसमें भी हैं। पर सिर्फ फ़र्क सबसे बड़ा जो है, जैसे शुरू में हमने बताया कि संपूर्णानंद जी ने यहाँ पे फीस को सब्सिडाइज करके रखा था बतौर मदद यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो यूपी के सिटीजन्स हैं उनकी मदद के लिए। आज भी वो चीज़ें हैं। और सेंटर ने एक बार ऑफर भी किया था इसको टेक ओवर करने के लिए, पर प्रदेश सरकार की ये रिक्वेस्ट थी कि इसको इसी तरह से जारी रखा जाए, मैंने सब्सिडाइज करके रखा जाए, जो सेंटर नहीं करता। सेंटर अपने स्कूल्स को कैडेट की पूरी फीस के साथ चलाता है। इसके वजह से आज भी ये स्टेट द्वारा ही मैनेज स्कूल है। एक आखिरी सवाल सर, तमाम युवा हैं जो जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है। तो ऐसे लोगों को क्या मार्गदर्शन देंगे कि वो सैनिक स्कूल में जाएं, या किस तरह से फौज में जाने का रास्ता उनके बारे में अगर वो जानना चाहें तो क्या बताएंगे सर? फौज में जाने के तो कई रास्ते खुल गए हैं। एक तो सैनिक स्कूल आपने बताया। सैनिक स्कूल में छोटी कम उम्र में बच्चा जाता है तो उस बच्चे का ज़्यादा रोल सिलेक्ट करना या उसको प्रिपेयर करने में नहीं होता, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। सोचिए 10, 11, 12 साल का बच्चा अपने आप इस स्थिति में नहीं होता कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, तो उसे गाइडेंस तो उसके पेरेंट्स को करना पड़ेगा, और या कोई अगर एक्सपर्ट है उससे करवाना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ, सैनिक स्कूल में जाइए, फिर यूपीएससी के थ्रू एनडीए, आईएमए और फिर फौज में जाइए। आप डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू एनडीए में जा सकते हैं, इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। आईएमए में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, एनडीए में जाने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आईएमए में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ओटीए भी एक इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है, जहाँ से शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स कमीशन किए जाते हैं, जो कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे फौज में जाते हैं और उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उनका सिलेक्शन परमानेंट कमीशन के लिए किया जाता है। अगर वो ना चाहें तो वो छोड़ भी सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा एनसीसी है, आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए,
एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको बोनस पॉइंट्स कुछ मिलते हैं और उसके माध्यम से वो आईएमए में या ओटीए में जाने की सोच सकते हैं। ऑफिसर बनने के लिए जो जवान चले जाते हैं, जवान भर्ती होके जाते हैं, आज उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं और उसमें से या तो वो ओटीए में जाएं, एक एसीसी है, आर्मी कैडेट कॉलेज। तो जो जवान हैं और पढ़े लिखे हैं पर किसी वजह से वो सीधे ऑफिसर नहीं बन पाते, भर्ती होके जवान बन जाते हैं, तो फौज उनको मौका देती है कि वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ें। उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी कमीशन के लिए मौका मिलता है आईएमए के थ्रू। सर, एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अनुभव भी हम सभी का बढ़ रहा है और तमाम चीज़ों की जानकारी भी हो रही है। जैसे कि आपने बताया कि पहला बैच था आपका, तो मिलना उलना होता है, कुछ दोस्त यार हैं पहले बैच के, साल में कभी ऐसा कुछ मौका या कभी मिलना जुलना होता है सबका? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारे स्कूल में भी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है और हम लोग एक बार साल में अपने स्कूल में फंक्शन करते हैं और उसमें सारे उसी सैनिक स्कूल? जी, अपने सैनिक स्कूल में, और वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे ओल्ड बॉयज़ इकट्ठा होते हैं। हाँ, जहाँ तक हमारे साथ वाले हैं, हमारे क्लास वाले हैं, अब उसमें से बहुत लोग बिखर गए, बहुत लोग बिछड़ गए। अब हमारा एक तो बहुत प्यारा दोस्त था और हमारे साथी था, स्कूल में भी था, हम लोग साथ ही में एनडीए में गए, आईएमए में गए, साथ ही कमीशन पाया और हम लोग एक ही रेजिमेंट में गए। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो फर्स्ट बटालियन उस जेएनके राइफल में गया, हम सेकेंड बटालियन में गए। उसकी बटालियन बांग्लादेश ऑपरेशन में हिस्सा ली और हम पश्चिम वाले फ्रंट पे थे और वहाँ पे वो खुलना की लड़ाई में शहीद हो गया। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बिछड़ गए और हमारे साथ वाले तो अब हम लोगों की उम्र भी हो गई है, तो ईश्वर की कृपा बनी है, वो अभी भी चले जा रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा नाराज़ हुआ ईश्वर तो अपने पास शायद बुला लेता है। तो हाँ, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, तो है। तो देखा आपने, हमने बात किया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ओम प्रकाश सिंह जी से, जिन्होंने हमसे ढेर सारी बातें की। हमारे जो जिज्ञासा थी हमारी जानने की उस सैनिक स्कूल के बारे में, जिसको संपूर्णानंद तिवारी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। वो तब का दौर था, तब की सियासत ऐसी थी, देश प्रेम की भावना, चाहे वो नेता रहा हो उस वक्त का, चाहे सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला वो छात्र रहा हो, अपना तो इतना था कि अपने सीएम हाउस में बुला करके मिलते थे, छात्रों से सीधा संवाद करते थे। देश प्रेम की ऐसी भावना थी। आशा है सर के साथ जो हमने बातचीत की वो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी और क्या इस बातचीत से आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ या अनुभव कैसा रहा, वो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वसीम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू सर।